या फिर न्यूटन के नियम कहो। ठीक है, इस चैप्टर को करेंगे आज अपन। स्टार्ट करते हैं भी, ज्यादा समय ना खराब करते हुए मैं रिवाइज करवा देता हूं, स्टार्ट करते हुए। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से आपको चैप्टर का नाम दिख रहा होगा, लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के नियम। इस चैप्टर को लेने का जो मकसद है वो यही है, क्योंकि फिजिक्स इसी के ऊपर टिकी हुई है। पूरी की पूरी फिजिक्स जो है किसके ऊपर टिकी हुई है, मतलब पूरी तो नहीं, मैं ये कह सकता हूं 50% फिजिक्स जो है न्यूटन के लॉ के ऊपर डिपेंड करती है। न्यूटन के कितने नियम है? 3 नियम है। देखो कितनी आसान है फिजिक्स। अगर आप ये 3 नियम अच्छे से कर लेते हो, करने का मतलब समझ लेते हो, रटना नहीं है किसी भी चीज को, अच्छे से उनको जानना है। अगर वो जान लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कुछ भी चीज आपकी नहीं बचेगी। इससे पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवाता हूं, कल मैंने क्या करवाया था आपको। कल यूनिट करवाई थी मैंने, यूनिट एंड मेजरमेंट करवाई थी। यूनिट के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को पहचान देने के लिए, किस चीज को पहचान दे रहे हैं अपन, राशियों को पहचान दे रहे हैं, क्वांटिटीज को पहचान दे रहे हैं, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट को पहचान देने के लिए यूनिट बनाई गई है। जैसे कि 10 मीटर, क्या 10 मीटर? लंबाई 10 मीटर, तो लंबाई उसकी राशि है, 10 उसकी मेजरमेंट है और मीटर उसकी यूनिट है। अब सिंपल सी बात है, यूनिट जरूरी है, मेजरमेंट भी जरूरी है और आपकी क्वांटिटी भी जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया था यूनिट जो होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक फंडामेंटल होती है और दूसरी डेराइव्ड होती है। फंडामेंटल वो मूल इकाइयां होती हैं जिनमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। डेराइव्ड वे होती हैं जो फंडामेंटल से बनती हैं। किससे बनती है? फंडामेंटल। फंडामेंटल को मैंने आपको बताया था कि मेनली कुल, अगर मैं बात करूं टोटल फंडामेंटल की बात करूं तो 9, वैसे बात करूं तो 7 और मुख्य की बात करूं तो 3। मैंने आपको बताया था लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 मुख्य हैं। इन तीनों से ही मिलकर सभी डेराइव्ड यूनिट बनी है और इनसे ही सारा का सारा डायमेंशनल फार्मूला बना है और इनसे ही पूरी फिजिक्स चलेगी आगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था तापमान, तापमान के बाद विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद कैंडला जो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की, और एक पदार्थ की मात्रा। इस प्रकार से मैंने यूनिट करवाई थी और आपको क्वांटिटीज करवाई थी। 3 क्वांटिटी बताई थी, स्केलर, वेक्टर और टेंसर, एडिस, सेडिस और जो टेंसर। ठीक है, तो वो मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिया था। अगर नहीं आपने किया है तो आप उसको जरूर देख लेना, ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में मिलता है, तो आप जरूर देख लेना पिछली क्लास को, क्योंकि पहली क्लास ही आपकी फिजिक्स को डिजाइन करेगी आगे चल के कि फिजिक्स में हम पढ़ने के हवाले हैं। ठीक है, चलें भी स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले तो लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के नियम। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सबसे जरूरी कौन है भाई? न्यूटन है। अब जरूरी क्यों है उसके पीछे का रीजन देखो भाई, ये इतना जरूरी क्यों है न्यूटन, न्यूटन को इतना ज्यादा क्यों पढ़ते हैं अपन। देखिए, मैंने आपको बताया था न्यूटन ने एक चीज को दिया जिसका नाम था फोर्स। क्या नाम था भाई? बल। बल की खोज किसने की? बल की खोज किसने की? न्यूटन। यहां पर मैं थोड़ा आपको फोर्स पढ़ा रहा हूं, आगे जाके इसको स्पेशल फोर्स को पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन यहां पर जानो आप फोर्स होता क्या है, क्योंकि फोर्स काम आएगा न्यूटन के नियम के अंदर। नॉर्मली अपन कहते हैं किसी भी वस्तु के ऊपर जो धक्का लगता है, जो क्या लगता है, धक्का फील होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। मैंने ऐसे करके कर दिया, ये फोर्स होता है। फिजिक्स की दृष्टिकोण से मैं फोर्स को क्या कहूंगा? फोर्स जो होता है, ऐसे याद रखने के लिए तो आप ऐसे याद रख सकते हो, फोर्स जो फिजिक्स की माँ होती है, फिजिक्स की क्या होती है? माँ। ये इक्वेशन पूछ ली जाती है, F इजिकल टू ma, मास इंटू में एक्सेलरेशन, फिजिक्स की माँ। वैसे मैं आपको अच्छे से बताता हूं होता क्या फोर्स। जब मैं किसी वस्तु पर, वस्तु का मतलब उसके ऊपर द्रव्यमान है भाई, ये वस्तु है, इस वस्तु में कोई ना कोई द्रव्यमान है, मैं इसको पुल कर रहा हूं या पुश कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो इसके लिए मेरे को ये इसमें क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन आ रहा है नहीं आ रहा है? ये चीज खिसक रही है नहीं खिसक रही है? वेलोसिटी में चेंजमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसको मैं क्या कहूंगा? त्वरण कहूंगा। क्या मैं कह सकता हूं द्रव्यमान और त्वरण की गुणा जो होगी वो क्या कहलाएगी? फोर्स कहलाएगी। बोलो आया ना? अब धक्का तेज भी हो सकता है, धक्का मंदा भी हो सकता है, ये सारी बातें आपको आगे पता चलेंगी। अब देखो, फोर्स 2 टाइप का होता है। फोर्स कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। हालांकि फोर्स बहुत ज्यादा प्रकार होते हैं फोर्स के, यहां पर मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, आगे जाके फोर्स के चैप्टर में अपन अलग से फोर्स को पढ़ेंगे। फोर्स 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका बैलेंस फोर्स, ये यहां पर समझना, बैलेंस फोर्स,
और दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस और अनबैलेंस, बैलेंस का मतलब नाम से स्पष्ट संतुलित बल। हालांकि ये चीज आप कहोगे कि सर ये चीज हमें पता है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा काम आएगा। संतुलित और असंतुलित, संतुलित का मतलब मान के चलो मेरे पास कोई वस्तु यहां पर, इसके पास कितना वेट है 10 केजी है, और मैं इस वस्तु के ऊपर इधर से कितना, कोई भी ये व्यक्ति है मान के चलो अपना ये भाई है अपना ये वाला, ये क्या कर रहा है इसके ऊपर, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है उधर, लेकिन इसके पास कितना फोर्स है 10 न्यूटन ही है। कितना फोर्स है, जितना इसके पास वेट है उतना ही इसके पास फोर्स है। क्या ये वस्तु खिसक पाएगी? अरे ये खिसक पाएगी क्या? नहीं खिसकेगी, क्योंकि फोर्स क्या है, बैलेंस है फोर्स। फोर्स क्या है, जितना इसके पास उतना इसके पास। तो आपको किस चीज की परिभाषा मिल रही है यहां पर, एक चीज निकल के आ रही है यहां पर, ये चीज सिखाने के लिए ही मैंने आपको फोर्स करवाया है। जब मेरा फोर्स बैलेंस है, मतलब जितना मैं लगा रहा हूं उतना ही अगली वस्तु के पास है या उससे ज्यादा है, तो क्या मैं कहूंगा, क्या कहूंगा इस वस्तु को, इसमें क्या होगा, अरे इसमें क्या होगा, ये वस्तु गति करेगी। अरे गति, अरे क्या मैं कह सकता हूं ये वस्तु विराम में होगी? अरे बोलो हाँ या ना। क्या मैं कह सकता हूं ये रेस्ट की परिभाषा देता है? ये नियम किसकी परिभाषा देता है, रेस्ट की। बैलेंस फोर्स रेस्ट को बताता है, किसको बताता है, रेस्ट को। तो जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं जो मूवमेंट नहीं कर रही हैं, वो सारी की सारी किस फोर्स की वजह से हैं, बैलेंस फोर्स की वजह से। जैसे ही फोर्स को क्या किया, अनबैलेंस किया, अब इस वस्तु में 10 केजी वेट था, लेकिन इस लड़के ने पी लिया प्रोटीन, क्या पी लिया, अब इसमें आ गया 20 न्यूटन, और अब ये करेगा तो किधर जाएगी वस्तु, अब इसके पास फोर्स कैसा हो गया, अनबैलेंस। और अनबैलेंस ने किसको डिफाइन कर दिया, अब क्या आ गया इसके अंदर, मोशन आ गया, गति आ गया या नहीं आ गया। तो देखो ये गति है और ये रेस्ट है। ये चीज समझाई क्यों है, क्योंकि न्यूटन के नियम किसके ऊपर डिफाइन है, अरे गति के ऊपर ही तो है, ठीक है। और मोशन क्या है मेरे हिसाब से पता चल गया होगा आपको, पता चल गया होगा क्यों मोशन आता है, यही बात पता चल गया होगा। नॉर्मली भाषा में तो आप ये कह सकते हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं रेस्ट क्या है, आप कहोगे सर कोई चीज रुकी हुई है तो उसको रेस्ट कहते हैं, बट इससे आपके नंबर थोड़ी नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा, तो मतलब फोर्स क्या है, बैलेंस। मोशन क्या है, मोशन का मतलब वो चीज अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है नहीं कर रही है, तो क्या मैं कहूंगा इसमें फोर्स कैसा है। तो मैंने आपको यहां पर दो चीजों को बताया, एक विराम और एक मोशन। अब मैं आता हूं किसके ऊपर भी, इधर गति के नियम के ऊपर, गति के ऊपर नहीं, कल जो मैं करवाऊंगा आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, गति को कल करवाऊंगा मैं, जो मोशन क्या होता है इसको मैं कल करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं मोशन के नियम करवा रहा हूं, क्योंकि वो तन पढ़ने का एक तरीका होता है मूर्त से अमूर्त की तरफ, मतलब जो चीज आप जानते हो उससे अनजान की तरफ जाना आपको। अगर मैं डायरेक्ट ही अनजान की तरफ लेके जाऊंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे किसी चीज को, समझ रहे हो ना। इन चीजों को आप जानते हो, न्यूटन के लॉ मेनली ऐसा कोई बंदा होगा ही नहीं जिसने सुने नहीं होंगे, सुने या नहीं सुने, उसके बाद फिजिक्स आसान हो जाएगी, क्योंकि मैं सभी चीजों को किससे रिलेट करके सिखा दूंगा, फिर मैं आपको न्यूटन के लॉ के ऊपर लेके आ जाऊंगा, फिर आप कहोगे हाँ सर कुछ ना कुछ सीखा हुआ है, हाँ वहां से ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है। तो मैं फिर कहता हूं मेन क्या है न्यूटन के लॉ, कुछ बातें बता रहा हूं मैं न्यूटन के बारे में, कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जानने जरूरी है। 1687 के करीब ये न्यूटन व्यक्ति था, सभी को पता है, ये नहीं होता तो फिजिक्स नहीं होती, ये मानकर चल सकते हो आप। इसने सबसे पहले किसके बारे में बताया, फोर्स के बारे में बताया, फोर्स के बाद किसके बारे में बताया, गति के बारे में। ये सारा कंसेप्ट देने वाला कौन है, यही है, कौन है, न्यूटन। तो न्यूटन जो है, न्यूटन ने अपने कितने नियम दिए, 3 नियम दिए, और वो 3 नियम किसके थे, गति के। ये बिल्कुल बेसिक है फिर भी मैं बता रहा हूं। और इन तीनों नियमों को इसने किस में लिखा, प्रिंसिपिया। इसकी बुक का नाम अभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन ने अपने जो नियम थे वो किस बुक में लिखे हैं, तो किस में लिखे हैं, प्रिंसिपिया। अब मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूं, सभी चीजें कहां से पढ़ा रहा हूं, प्रिंसिपिया से पढ़ा रहा हूं, ये मान के चलो।
न्यूटन की बुक का नाम था जिसमें तीनों नियम लिखे हुए थे। अब मैं आपको तीनों नियम को एक साथ करवा रहा हूं। सबसे पहले इनको समझना भाई, स्टार्ट करें भी, चलिएगा भाई। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। पहला नियम मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट नियम, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं फर्स्ट, कुछ नहीं है बस ऐसे ही मैं लिख रहा हूं। यहां पर सेकंड और यहां पर थर्ड। 1 मिनट के लिए आपको मैं समझा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको करना क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए कुछ भी मत लिखना, एक बार देखना है यहां पर इधर। सबसे पहले कुछ चीजें आप जानते हो उसकी तरफ चलता हूं मैं। कुछ जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, ठीक है। देखिएगा पहला नियम जो है ना, पहला नियम न्यूटन का मन पसंदीदार नियम है, आपको भी अच्छा लगेगा ये नियम। देखो बेटा मैं चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, कब रुकता हूं मैं, कब रुकता हूं मैं भाई, मैं जब रुकता हूं जब किसी ने किसी प्रकार का फोर्स, मैं अपने आप को रोकता हूं, मैं बाहर से कोई फोर्स लगाता हूं जब रुकता हूं। बोलो आया ना। अरे तब आप यहां पर क्यों आए हुए हो, क्योंकि आपके ऊपर कोई ना कोई फोर्स है बाहर से। घर वाले कह रहे हैं कि जॉब लग, या फिर आपके मन में एक मतलब फील है कि भाई मेरे को जॉब लगना है, मतलब आपके पास क्या है, एक आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, बाहर से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब वो फोर्स क्या कर रहा है, वो फोर्स आपके किसको तोड़ रहा है, आपकी पोजीशन को तोड़ रहा है। यानी कि आप घर पे बैठे हुए थे तो फोर्स लगे, आप उठ के यहां पर आगे, पोजीशन को तोड़ रहा है नहीं तोड़ रहा है। फिर आपको ऐसा महसूस होया नहीं अब तो ना मेरे को रेस्ट करना चाहिए, अब आप यहां पर बैठे हो रेस्ट में हो, फिर पोजीशन को चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये नियम जो ना, पहला नियम मैं यहां पर लिख रहा हूं आलस्य, हालांकि इसका कोई संबंध नहीं है फिजिक्स से। क्या लिखा मैंने, आलस्य। पहला नियम आलसी है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल आलसी है। ये कहे जब तक बाहर तक कोई बल नहीं लगेगा मैं अपने आप में किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं लूंगा। मैं सूत्या हुआ था, मैं नहीं उठूंगा जब तक मेरे को ये नहीं होगा कि मेरे को क्लास लेने जाना है, या फिर सूत्या ही रहूंगा जब तक मेरी कमर दर्द करने नहीं लगेगी। मतलब बाहर से कोई बल नहीं लगेगा तो मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करूंगा। पहला नियम कहता है। 1 मिनट के लिए थर्ड नियम पे आ जाओ, सेकंड नियम को मैं बाद में समझाऊंगा। तीसरा नियम क्या कहता है, इसने तो कह दिया हमेशा हर चीज क्या होती है, आलस्य से भरी हुई है। तीसरा नियम क्या कहता है, गांधीवादी मत बनो। तीसरा नियम क्या कहता है, गांधीवादी मत बनो, ठीक है। और दूसरा नियम को 1 मिनट के लिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, समय के साथ समय व बल की, फोर्स की लड़ाई। ये 3 चीजें मैं बता रहा हूं, आप जितनी बार इनको सीख सकते हो उतनी बार सीख लेना। मैं गारंटी लेता हूं न्यूटन के लॉ आपके उंगलियों पे हो जाएंगे, और न्यूटन के लॉ अगर उंगलियों पे हो जाते हैं तो सारी फिजिक्स को अपन किस में लेके आ जाएंगे, इसके अंदर ही ले आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, क्या कहा, ये आलस्य को बताता है। आलस्य जब टूटेगा, जब क्या होगा, क्या होगा, जब बाहर से कोई बल लगे। ये समय और बल की लड़ाई मचाए हुए है। बल कहता है कि मैं ज्यादा तगड़ा हूं, समय कहता है मैं ज्यादा तगड़ा हूं। मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये कहता है गांधीवादी मत बनो। गांधी का मतलब था कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये मना करे इस बात ने। ये कहे, तीसरा नियम क्या कहे, प्रत्यारोपी नियम है ये कहता है कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार के जाता ना, तो पहले उसको फील करो कि इतना तेज थप्पड़ लग गया, उसके बाद उसको उतना ही तेज थप्पड़ मारो। अब मैंने ये बात क्यों कही है, उतना ही तेज। भाई मेरे को जो रिप्लाई देना वो बराबर देना है। ज्यादा दे दिया तो अगला नहीं सोचेगा मेरा तेज लग गया दोबारा मारेगा वो आपके, कम दे दिया तो आपका मन में यो रहेगा ना मजा नहीं आया उसका तेज था, आप दोबारा मारोगे, मतलब बातें नहीं बनेगी। ये रियल जिंदगी के ऊपर आधारित है तीनों के तीनों नियम। तीसरा नियम यही बात क्या है, हर एक्शन के, हर एक काम के उल्टे बराबर और उल्टे प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, ये कई बार क्वेश्चन आता है, मैं इस दीवार के ऊपर गेंद मारता हूं, दीवार क्या करेगी, उस गेंद को वापस फेंकेगी। मैं थोड़ा और तेज मारता हूं, उतनी ही तेज फेंकेगी। मैंने अभी भी एक वर्ड यूज किया, बराबर, इक्वल। ये थर्ड नियम है। आप ये मान कर चलो 60% चीजें किसके ऊपर टिकी हुई हैं, तीसरे नियम पर। मैं चल रहा हूं, मैं नीचे की तरफ फोर्स मार रहा हूं, और जो अर्थ जो है मेरे को ऊपर की तरफ कर रही है, तब मैं चल रहा हूं।
कोई भी चीज ले लो, रॉकेट उड़ रहा है, रॉकेट ऊपर की तरफ, ईंधन नीचे की तरफ। मैं तैरता हूं, मैं तैरने में पानी को पीछे फेंकता हूं, पानी मेरे को आगे फेंक। अभी मैं कुछ करवा नहीं रहा हूं, बस आपकी एक जो ये मान के चलो जो आपकी साइकोलॉजी है जो सेट हो रखी है, चीजें मुश्किल है उनको दूर कर रहा हूं। ठीक है, इधर समय की और बल की लड़ाई कैसी है? समय कहता है कि अगर भाई मैं तेज ज्यादा हुआ ना तो तेरे को कम होना पड़ेगा, और तू ज्यादा है तो मैं कम हो जाऊंगा। आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनके बारे में समझाऊंगा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी बातें समझाऊंगा। वो आपने सुना होगा एक एग्जांपल बहुत बड़ा आया करे कि एक खिलाड़ी जो है गेंद को कैच करते समय हाथ को पीछे खींच के लेके जाता है, क्यों? तो वो यही काम करता है कि यहां पर टाइम ज्यादा था, अब इसको टाइम को बढ़ा दिया, इसने टाइम को क्या कर दिया, टाइम बढ़ाएगा तो फोर्स क्या होगा, कम। अब बाल का फोर्स कम होगा तो इजीली कैच कर पाएंगे अपन। बोलो आया ना? मैं इनको कह रहा हूं इन चीजों को आप प्रैक्टिकली लाइफ में उतार लो। इधर ये कह रहा कि आलस्य को तोड़ता है, मतलब किसी प्रकार का आलस्य हो सकता है। वो आलस्य को यहां पर मैं बताऊंगा आलस्य क्या चीज है, उसके बारे में बताऊंगा, पहले मैं वर्बली बता रहा हूं आपको। ये जड़त्व को तोड़ता है। जड़त्व होता है इनर्शिया। क्या होता है? इनर्शिया। इनर्शिया हो अपनी पोजीशन को चेंज ना करना, अपनी पोजीशन को चेंज ना करना, आलस्य ही तो कहलाया वो। मैं खड़ा हूं तो खड़ा ही रहूंगा, मैं बैठा हूं तो बैठा ही रहूंगा, मैं चल रहा हूं तो चलता ही रहूंगा। कौन ही मन करता रुकन का? कब तक? जब तक बाहर से कोई सिस्टम नहीं गड़बड़ा जाए। ठीक है, तो ये आलस्य को प्रभाषित करता। मेरे हिसाब से ये तीनों चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। अब एक मिनट के लिए फिजिक्स के ऊपर आ जाओ। ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा था, वैसे करने के लिए आप इनको भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि इनसे ही सारे एग्जाम्पल कर दोगे, मैं आप गारंटी लेता हूं आपको। आपको ये चीजें समझ में आ जाए तो बेस्ट है, नहीं तो आप डायरेक्ट एज ए वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में याद कर लेना। क्या है पहला नियम? क्या कहता है पहला नियम जो है वो किसकी परिभाषा देता बेटा? जड़त्व। जड़त्व होता इनर्शिया, इनर्शिया की परिभाषा देता है। अब आप कहोगे कि सर जी ये इनर्शिया की परिभाषा देता है, इनर्शिया क्या होता है पहले ये बताओ, फिर आगे जाना, फिर आगे जाना। मैंने कहा, क्या कहा अभी? अपनी पोजीशन चेंज ना करना, अपनी पोजीशन चेंज ना करना। अरे यही तो इनर्शिया होता है। अब पोजीशन तीन प्रकार की हो सकती है। एक तो गति की पोजीशन हो सकती है, भी कोई वस्तु गति में है तो मैं कह सकता हूं गति का जड़त्व। एक विराम हो सकती है वस्तु, किसमें हो सकती है? तो मैं कह सकता हूं विराम का जड़त्व। एक दिशा में भी हो सकती है कोई चीज, दिशा में भी अपन जड़त्व प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, नॉर्मली कभी है ना, जब बस में आप बैठे हो तो बस ऐसे घूमती है, या फिर आप वीडियो गेम देख रहे हो या फिर कुछ खेल रहे हो तो चीजें ऐसे जाती है, तो आप भी ऐसे ही जाने की कोशिश करते हो। करते हो या नहीं करते हो? मतलब दिशा की तरफ आप फॉलो करने की कोशिश करते हो। करते हो या नहीं करते हो? तो वो होता है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। मैंने क्या कहा? गति का जड़त्व का मतलब कोई वस्तु गति में तो गति में रहेगी। विराम का मतलब विराम में है तो विराम में ही रहेगी। दिशा का मतलब एक दिशा में रहने की पोजीशन करेगी, अगर दिशा को तोड़ोगे आप तो उल्टा प्रतिक्रिया करेगी, वो तीसरा नियम लग जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बस जब ऐसे घूमती है ना, घूमती है तो कोशिश करेंगे अपन इधर रहें, लेकिन लेकिन क्या होगा? दिशा का जड़ तो टूटेगा, टूटते के साथ आप किधर जाओगे? उधर। देख लेना आप, बस इधर आप उधर। प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, सभी एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चलता हूं मैं। ये जड़त्व को परिभाषित किसने किया था? गैलीलियो का नियम भी इसी को कहते हैं। किसका नियम देते हैं भाई इसको? गैलीलियो का नियम। आपसे पूछ देगा, क्योंकि जड़त्व को परिभाषित करने वाला, इधर देखना, जड़त्व को परिभाषित करने वाला कौन था? गैलीलियो ही था। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? उसके बाद क्या मैं कह सकता हूं ये बाह्य बल की परिभाषा देता है? बाह्य बल को परिभाषित करता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की परिभाषा देता है। बाहर से कोई बल लग रहा है, इस चीज की परिभाषा देता है। बोलो हाँ या ना? पहला नियम में कोई दिक्कत? अगर समझ में नहीं आए तो इन तीनों चीजों को रट लेना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। आपसे कह देगा बाह्य बल की परिभाषा न्यूटन का कौन सा नियम देता है?
गैलीलियो का नियम कौन सा नियम कहलाता है, जड़त्व का नियम कौन सा नियम कहलाता है, जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब मैं इस पहले नियम की डेफिनेशन बनाता हूं। पहले नियम की क्या बनाता हूं भाई, डेफिनेशन बनाता हूं। पहले नियम को, आलस्य को तोड़ता हूं मैं, तोड़ता हूं तो डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन ये बनेगी, अगर कोई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, और अगर किसमें भी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बोलो हाँ या ना। ये इसकी डेफिनेशन, आपसे डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये फलाना डेफिनेशन किस नियम की है। अरे बहुत से नियम आएंगे, मैं आपको ये कह रहा हूं, आप यहां पर बैठे हो ना कहीं यहां पर भी कौन सा नियम लग रहा है, फर्स्ट नियम लग रहा है। फर्स्ट नियम ना लगे तो आप बैठ नहीं पाओ। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, 1 मिनट के लिए तीनों नियम में क्लियर करवा देता हूं, क्योंकि इस नियम के एग्जांपल बताऊंगा तो आप 2 मिनट में कह दोगे जिससे का है। जब तीनों करवा दूंगा तो मैं मिक्स पूछूंगा फिर आपसे, फिर भी 1-2 एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक वो बहुत बार आता है, किसी कपड़े से धूल के कण जड़ना किस नियम पर आधारित है। खुद सोच के देखो, धूल के कण किस में है, रेस्ट में। कब जड़ेंगे वो, जब तो आप डंडी मारोगे, जैसे ही मारोगे भाई ये फोर्स हो गया, धूल के कण जड़ जाएंगे। कौन से नियम के आधारित है, अरे छोड़ो ना यार। न्यूटन ने इतनी खोज करी वो सारी पहले नियम पे थी। न्यूटन सोचता था पेड़ के नीचे, ऊपर से पत्ता आकर गिरा, अरे वो सेब बाद में गिरेगा, पहला पत्ता गिरा। सुन, सेब वाला कंसेप्ट बाद में बताऊंगा, यहाँ पर पत्ते वाला सुन लो। न्यूटन ने सोचा कि यार ये पत्ता पहले तो लगा हुआ था, अचानक क्या हुआ कि ये पत्ता गिर गया, ऐसा क्या हुआ। तो उस टाइम पर सोचा यार कुछ ना कुछ तो है, पहले तो ये रेस्ट में था, किस में गया, मतलब किसी न किसी चीज ने इसको डिस्टर्ब कराया है। तो उसने उस किसी न किसी चीज को किस नाम से संज्ञातित कर दिया, बाह्य बल से संज्ञातित कर दिया कि भले बाह्य फोर्स है उसकी वजह से ये काम हुआ है। बोलो हाँ या ना। चले आगे। अब मैं और एग्जांपल नहीं बताऊंगा, मैंने आपको क्या कहा, पहले मैं तीनों नियम कराऊंगा, उसके बाद मिक्स एग्जांपल दूंगा, फिर आपको बताने कौन सा नियम किस में लगा, खुद बताओगे आप, गारंटी लेता हूं। चले आगे, तीसरे नियम पर चल सकते हैं। पहले एक बार तीसरे नियम पर चल लें, फिर बाद में इसके ऊपर चलेंगे। मैंने क्या कहा, गांधीवादी मत मानो। इसको क्रिया का प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, क्रिया का प्रतिक्रिया नियम, एक्शन का रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन कैसा होगा, यह बात याद रखना, रिएक्शन कैसा होगा, बराबर कैसा होगा, हमेशा एक्शन का रिएक्शन कैसा होगा, बराबर होगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और ये नियम जो है ना, ये वाला नियम, ये ऊर्जा का संरक्षण करता है। ये बात थोड़ी आपको हो सकता है समझ ना आए, आगे अपन जब चैप्टर करेंगे उसमें ये चीज समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं यहां पर कुछ समझाने की आपको कोशिश करूंगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता, नहीं खत्म किया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको भेजा जा सकता है। अब सुनना होता क्या इसके अंदर, मैं बताता हूं भाई। सिंपल सी बात है, मैंने दीवार पे मारा, मेरी एनर्जी थी, मेरी एनर्जी थी, दीवार ने किसकी एनर्जी को रिप्लाई कर दिया, मेरी एनर्जी थी, दीवार ने क्या कर दिया, एनर्जी को क्या कर दिया, कंजर्व कर लिया या नहीं कर दिया। आप क्या सोचते हैं, रॉकेट इतने ऊंचे उड़ जाते हैं, इतना ईंधन होता है भाई, रॉकेट जो है बहुत ऊंचे तक जाते हैं, ईंधन कम होता है। अगर ये तीसरा नियम ना हो ना तो ये इतनी एनर्जी रॉकेट बचा ही ना पाए। एयरप्लेन की तरह ना, हर जितनी बार उतरे उतनी बार फिल करवाना पड़े, जितनी बार उतने उतनी बार ये क्या करवाना पड़े, फिल करवाना पड़े। लेकिन रॉकेट तो देखोगे आपने, एक बार छोड़ दें कई साल तक घूमे जाओ है, वो एक्चुअली इसी नियम के ऊपर काम कर। रीजन इसका क्या है, रीजन यही है
कि ये क्या करता है, क्रिया का प्रतिक्रिया करता है, ऊर्जा को क्या रखता है, संरक्षित रखता है। मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया। बॉल मारी मैंने दीवार पे, मेरी तो एनर्जी लगी, बॉल ने क्या, उसने दीवार ने क्या किया, उसको वापस कर दिया। बस अभी के लिए इतना समझ लो, आगे जाके इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे लॉ को पढ़ेंगे, इस नियम को अच्छे से पढ़ेंगे। बोलो हाँ या ना? क्या? हाँ, कंजर्व मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होगा इसमें। ठीक है, ले भाई इसको भी लिख लो, ये मैं बताने ही वाला था, बता ही दिया तो अब सही है। संवेग का संरक्षण, क्योंकि मैं अभी नहीं बता रहा था, इसका रीजन था क्योंकि मैं यहां पर अभी आपको संवेग को समझाऊंगा, दूसरे नियम में इसी का काम आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको मैं समझा देता हूं इधर। ये तीसरा नियम है भाई, तीसरा नियम में तो कुछ को नहीं करना भाई, कोई भी चीज को फेंको और उसका बराबर रिएक्शन ले लो। इसके तो एग्जांपल बताने की जरूरत है कौन? ये मारा दीवार पे बॉल को, बॉल ने वापस दे दिया, थोड़ा और तेज मारा और तेज दे दिया, तैर रहा हूं पानी को पीछे, मैं आगे, बताने की जरूरत नहीं है, और बता दूंगा इसमें। रॉकेट भी हो गया। एक मिनट के लिए सेकंड नियम पे आ जाओ, क्योंकि सेकंड नियम थोड़ा अटपटा है। अगर मैं बताऊं ना, ये जो सेकंड नियम क्या है, अगर मैं ये कहूं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता मोमेंटम के, तो मैं भी हो सकता है आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए। रेट ऑफ मोमेंटम पे, सॉरी, रेट ऑफ मोमेंटम, फोर्स बराबर होता है किसके, रेट ऑफ मोमेंटम। हो सकता क्या कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और हमें इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो जर्नल साइंस, आपको फिजिक्स नहीं करनी, आपको आइंस्टीन नहीं बनना है, आपको जर्नल साइंस के एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। देखो मोमेंटम क्या होता है, पहले तो मैं ये बता देता हूं, संवेग क्या होता है। संवेग होता मोमेंटम, मोमेंटम होता मास इनटू में वेलोसिटी। आप ये मान सकते हो फोर्स क्या था, मास इनटू में एक्सेलरेशन, सेम सेम सही है, थोड़ा ही फर्क है, वो एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी। मैं समझाने के लिए भाई, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल भी नहीं है। क्या मैं इसको थोड़ा हल्का फोर्स मान सकता हूं, इसको भाई हल्के वाला फोर्स मान सकता हूं? ऐसा ही तो मोमेंटम, यही तो है। बोलो हाँ या ना? तो ये जो नियम जो ना, सेकंड नियम क्या कहता है, सुनना, सेकंड नियम कहता है बल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बराबर है रेट ऑफ मोमेंटम के, रेट ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग की दर के बराबर है, संवेग की दर। अरे ना समझ में आए तो रहने देना। अगर मैं ये कहूं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mv माइनस mu/t, कोई जरूरत को नहीं इसको समझने की। मैं आपको एक बिल्कुल ही सिंपल कंसेप्ट बताने लग रहा है, समझना ही नहीं है आपको, आपको समझना ही नहीं है। मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं। कंसेप्ट क्या है सुनना, आपको एक चीज करनी है, मैंने जो बताया समय को किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना है, फोर्स के। ये मैं आपको एज ए ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपको ये सारा सिस्टम समझना ना पड़े। हालांकि कहीं ना कहीं ये सारा सिस्टम सोल्व होने के बाद ये चीज आती है, फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। ये यहां पर दिख भी रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है? इसका मतलब क्या होता है, जो साइंस से रिलेटेड बच्चे नहीं है उसके लिए बता रहा हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहूं तो यह है समय बढ़ाने पर बल क्या होगा, कम। और दूसरे कंसेप्ट में क्या होगा, बल बढ़ाने पर सेम ही हो गया क्या, समय घटाने पर कर दो ना, ये तो सेम ही हो जाएगा, एक ही बात है। समय घटाने पर फोर्स क्या होगा, कम, बढ़ेगा। मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस इस बात को याद रख लोगे इस बात को याद। अगर मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं तो टाइम कम, टाइम बढ़ा रहा हूं तो खेल खत्म भाई। अब कुछ करना ही को नहीं भाई, करना क्या, जहां पे भी ये वाली फेनोमिना दिख रही हो ना, वहीं पर किसको ठोक देना, दूसरे नियम को। और वैसे अगर ये चीज समझ में नहीं आया है ना, तो भी सिंपल सी बात है, पहला नियम बिल्कुल क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया, बच गया वो, सॉरी, पहला क्लियर हो गया, तीसरा क्लियर हो गया, दूसरा ठोक दियो। ऐसा को नहीं करना आपने, बहुत सिंपल है यार। मैंने अभी क्या कहा, टाइम को बढ़ा रहा हूं, फोर्स कम हो जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल आता, कराटेबाज ईंट को तोड़ देता है, कैसे तोड़ता हो,
वो कराटे के टाइम को इतना इतना कम करता है कि फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। क्योंकि ईट किसको तोड़, ईट ईट को कौन तोड़ेगा, फोर्स तोड़ेगा। तो मैं कराटे के टाइम को, इंटरवल ऑफ टाइम क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं। फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जहां पर भी ऐसी फेनोमिना दिखे टाइम का और फोर्स का, कहीं पर भी कुछ भी कंपैरिजन दिखे, वहीं पर किसको ठोक देना, किसको, सेकंड लॉ को ठोक देना। फॉर एग्जांपल बताता हूं, बहुत बार आता है एग्जाम में भी कि कच्चे फर्श पर कूदने की अपेक्षा पक्के फर्श पर चोट अधिक लगती है। ये किस नियम पर आधारित है, ये सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, सोच के देखो। क्यों लगती है भाई, कच्चा फर्श और पक्का फर्श, सोचो। पक्का, ये कच्चा, कच्ची सरफेस है, कच्ची सरफेस पे कूदोगे तो टाइम इंटरवल बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी ही क्या फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, फोर्स क्या होगा, कम। लेकिन एक पक्का है, पक्के पर टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ज्यादा। अरे फोर्स है तो तोड़ेगा गोड्या ने, ऐसा ही तो है, हाँ या ना, क्लियर है। और भी छोड़ो यार, इसको भी नहीं समझ मारा, सोकर, गाड़ियों में जो सोकर लगे होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा, सोकर क्या करते हैं भाई, झटका लगना था इधर, लेकिन वो क्या कर देते हैं, नीचे ले जाते हैं गाड़ी को, टाइम को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब फोर्स क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जितने भी नियम है न्यूटन के, वो सारे के सारे 1 मिनट में, मैं अभी तीनों के तीनों 1 मिनट नियम लगा रहा हूं, लिखने में समय ज्यादा लग जाएगा, 1 मिनट में मैं मेल करके और इनको लगा ही देता हूं, ठीक है। कल न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा करेंगे अपन। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछो भाई, यहां तक कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछो भाई। स्टडी पॉइंट 16-17, ठीक है, जल्दी पूछ सकते हो, जब तक मैं 1 मिनट के लिए आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन, ताकि ठीक है, ये इसलिए कर दिया कि भाई क्वेश्चन वही तो समझाने, भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले तो मैं वो बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। कई बच्चे तो ये कंफ्यूज हैं कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहले तो ये चीजें जितनी बताई है मैंने, डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, फैक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस में क्या बात कही गई है। हाँ, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ये बात कह सकता हूं, यहां पर सेकंड नियम में क्या मैं कह सकता हूं, ये नियम बल की परिभाषा देता है। अब आप कहोगे ये क्या बात कर दी, क्योंकि यही तो बात बतानी जरूरी थी। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बात कौन बताता है, दूसरा नियम ही बताता है। देखिए ये बाह्य बल था, कंफ्यूज मत होना, ये कैसा था, बाह्य बल की परिभाषा कौन देता है, लेकिन बल की परिभाषा कौन देता है, संवेग की परिभाषा भी यही देता है मेनली, मोमेंटम। बोलो आया ना, क्लियर है। अब 1 मिनट के लिए मैं जल्दी जल्दी यहां पर लगा देता हूं आपको सारे के सारे, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। इमेज कहां पे है सर, सारी लगा देते हैं यार, एक एक ही लगेगी क्या, सारी नहीं लगेगी, चलो भाई ठीक है। ये देखो आप जल्दी एग्जाम्पल, अब ये नहीं पता कौन सी लगी, ये देखो 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल। मैं रीजन पूछूंगा भाई, क्योंकि रट तो कोई भी सकता है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या लगा है ये पूछूंगा भाई, ठीक है। ये थोड़े ही लिए हैं एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं लिए, कितने ही ले सकते हो आप, मैं यहां पर बैठे बैठे एग्जाम्पल बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। चलो आप देखो इसको, ये पीडीएफ मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। जल्दी बता दो भाई, अब मेरे हिसाब से कुछ नहीं रहा होगा इसके अंदर, बट मैं आपको रीजन पूछूंगा जब शायद हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। देखो भाई, चलती हुई बस से अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकता है, क्या हुआ होगा सोचो। बस चल रही है, आप भी चल रहे हो, बोलो आया ना,
बस मोशन में है, आप भी, लेकिन जैसे ही बस ने तो ब्रेक लगा दिया, आपने तो नहीं लगाए। बस ने तो ब्रेक लगा दिए, बस का तो मोशन टूट गया, लेकिन आपका, आपका किधर टूटेगा? दांत कबड़, आपका किधर टूटेगा? आगे की जाके लगोगे। और इसको छोड़ो, इसको एक 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 एग्जांपल और देता हूं मैं। कभी बस में लटके हो, चलती हुई बस से उतरे हो, कौन से नियम को फॉलो करते हो आप उसमें? चलती हुई बस में कौन से नियम को फॉलो करते हो? अरे फर्स्ट लो को भाई। आप बस किस में है? मोशन में। अगर एकदम से अगर आप रेस्ट में जाओगे तो मुंह लगेगा आगे। पहला नियम यही तो कहता है, बाह्य बल लगेगा, और वो बाह्य बल दांतों की बल लगेगा। समझ रहे या नहीं समझ रहे हो? बाह्य बल नहीं लगने देना है, तो आपको क्या करना है? वो जड़ तो पकड़े रहना है। वो बस भी चल रही है, आपको भी क्या करते रहना है? चलते रहना है। अब बस रुकी हुई है, आप भी रुके हुए हो, बस एकदम से चल पड़ती है, अब क्या होगा आपके साथ? पीछे जाके पड़ोगे। क्यों? जड़ तो टूट गया, जड़ तो टूट गया, यहां तक तो ठीक था, नियम तो ये फर्स्ट है सारे के सारे। दरी को छड़ी से पीटने पर धूल के कण रेस्ट में थे, मोशन में आगे। पेड़ पौधे की टाहनियों से हिलने पर फूल पत्ते रेस्ट में थे, मोशन में आगे। एक गिलास के ऊपर पेपर रखा हुआ है, उसके ऊपर सिक्का रखा हुआ है, पेपर को खींचने पर भाई एसएससी का मन पसंदीदार क्वेश्चन है, आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। सोच का अपन ये सोचा इसमें क्या हुआ होगा, आप ये सोचते हो कि इसमें बराबर वाली घटना हुई होगी, और थर्ड नियम को लगाने की कोशिश करोगे। किसको कोशिश करोगे? थर्ड नियम को लगाने की कोशिश करोगे, मेरे को पता है, क्योंकि आपने सोचा गिलास के ऊपर पेपर रखा था और इसका तो कुछ नहीं टूटा, क्योंकि जैसे ही उसने पेपर हटाया, जैसे ही आपने क्या उसके ऊपर सिक्का रखा हुआ था, पेपर खींचने के बाद सिक्का किस में गिर गया? गिलास में ही गिर गया, पेपर का साथ नहीं आया। भाई पहला नियम तो क्या है? बाह्य बल लगेगा तो क्यों जगह? बाह्य बल लगेगा तो जड़ तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसने यही तो काम किया है, जड़ तो ये बना रहा, उधर ही गिर गया, लेकिन उसने जो फोर्स लगाया वो बहुत ज्यादा कर दिया, और वो कहां पर गिर गया? अंदर। ये वाली बात आप याद रखना, ये पहले नियम में ही काम आती है, तीसरा नियम इसको मत कर देना। कांच में पत्थर मारने पर, ये देखो इसमें ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, यो भी, इसको भी एसएससी की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट में कर लेना। पत्थर मारने पर फूट जाता है और गोली मारने पर नहीं फूटता। क्या हुआ होगा भाई? पत्थर की जो वेलोसिटी थी, पत्थर की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? कम थी। क्या थी? कम थी। उसने पूरे शीशे का जड़ तो तोड़ दिया, लेकिन गोली की वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, उसने केवल उसी जगह का जड़ तो तोड़ा जिस जगह से वो गई, और कहीं का भी जड़ तो नहीं तोड़ पाई। है तो जड़ता का एक कंसेप्ट, अरे चाहे किसी की तोड़ पाए या ना तोड़ पाए, है तो जड़ता का ही कंसेप्ट, बोलो है ना? वो शीशा रुका हुआ है गोली लगने पर, बीच में से तो गई। तो ये सारे के सारे पहले नियम पर हैं। ये वाले देखो एक बार जल्दी सी, अगर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, रस्सी टूटने पर वो महिला कहां पड़ेगी? कुएं में पड़ेगी, कुएं से पीछे पड़ेगी, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। पहले तो ये नियम बताओ कौन सा है? सेकंड है ये, सोच के देखो भाई। कुएं से पानी खींच रही थी, रस्सी टूट गई, चोट लग गई, ओया क्या होगा? देखो रस्सी टूटी, वह जोर लगा रही थी ऐसे, बाल्टी नीचे, वो कहां? पीछे पड़ी होगी। एक्शन का रिएक्शन रूल लगा होगा, बराबर पीछे जाके पड़ी होगी। सोचो बस थोड़ा, इसको प्रैक्टिकली सोचो, कुछ नहीं करना, जितने भी एग्जांपल है खुद को रख लो, ठीक हो जाएगा। बंदूक से गोली चलने पर बंदूक पीछे हटने का कारण, भाई सिंपल सी बात है, बंदूक की गोली है, गोली आगे, बंदूक पीछे। फिर आप एक बात कहोगे कि सर गोली तो बहुत आगे चली जाए, बराबर तो कोई नहीं होया। अरे गोली तो बहुत आगे चली जाए, बंदूक इतनी आगे नहीं जाती, क्योंकि भाई गोली और बंदूक का जो मास है उसमें भी तो फर्क है। बराबर कर दो गोली ने और बंदूक का वेट या मास जो है सेम कर दो, दोनों सेम जाएंगी, ठीक है। चलिएगा, जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, मतलब चोट करने का मतलब ऐसे, ये चल रहा हूं मैं ऐसे, क्या हो रहा है? मैं नीचे की तरफ जमीन
ऊपर की तरफ, तब मैं चल पा रहा हूं। थर्ड नियम है ये, सारे के सारे समझने की जरूरत नहीं है। पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, चोट करने का मतलब वो चोट नहीं, ऐसे पीछे की तरफ, आप आगे की तरफ, आगे वाली फेनोमेना आपने खुद देखनी है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, कई बार ना ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया है। शांत जल में एक नाव खड़ी है, कोई व्यक्ति 10 मीटर आगे कूदता है तो नाव कितने मीटर, नाव के साथ क्या होगा, 10 मीटर आगे जाएगी, 10 मीटर पीछे जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थर्ड नियम के ऊपर लगा के जल्दी बताओ क्या होगा इसके साथ। भाई पीछे जाएगी, क्योंकि थर्ड नियम है, कितनी पीछे, उतनी ही पीछे। रॉकेट का उड़ना, बोलो आया ना। अब जो बच गया वो सेकंड नियम है, वैसे मैंने समझा रखा है। देखो एक बार, टाइम ने फोर्स ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके देखो, टाइम का एग्जांपल मैं गारंटी लेता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, देख लो। भूल जाओ आप क्या बताया था मैंने, फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया था रेट ऑफ मोमेंटम के, बट मैं भूल गया था ऊपर वाली चीज सारी, बस टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके आपको सारा समझा दिया। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। देख लो, टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद में अधिक चोट लगती है, क्योंकि टेनिस की गेंद में क्या होता है, स्पंज होता है, वो क्या करेगा, टाइम बढ़ाएगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है, गद्दा टाइम बढ़ाओगा, टाइम बढ़ाओगा तो फोर्स कम लगेगा। ऊंची और लंबी कूद में जमीन खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट ना लगे, वो एक एक रह जाए, उसमें टाइम बढ़ाया जाए है, सारा टाइम का खेल है। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। इसमें यो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, मैंने जल्दी बताओ इसका क्या इसके पीछे रहा होगा। भाई हथौड़े से क्या किया होगा उसने, ऐसे ऐसे किया होगा, टाइम क्या किया होगा, कम किया होगा। अरे तेज मारने का मतलब क्या है भाई, ना ना फोर्स को मत क्वाल वो करो, तेज मारने का मतलब यो है कि मैं टाइम कम करने लग रहा हूं, फोर्स तो अपना आप बढ़ जाएगा। जहां कहीं भी आपको फोर्स बढ़ाना है आप मत बढ़ाओ फोर्स, क्या पता आप में फोर्स हो ही ना, ये भी एक टेक्निक है, केवल आप टाइम को ही कम कर दो, अपने आप बढ़ जाएगा फोर्स। किसी में अगर फोर्स की कमी है तो आप क्या करो, खेल खत्म। इधर देखो, कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ देते हैं, इसमें एक अलग कंसेप्ट लग रहा है, आप देख लेना अच्छे से। एग्जाम्पल किसका भी है, ठीक है। ये न्यूटन के 3 नियम थे, ये इसलिए करवाए हैं, गति से पहले करवा दिए मैंने, गति अभी करवाई नहीं है मैंने। मोशन, मोशन की टाइप वगैरह नहीं करवाई, कल करवाऊंगा मैं, उसके न्यूमेरिकल भी कल करवाऊंगा, बट इसको पहले क्यों करवा दिया मैंने, क्योंकि अब सारी चीजें इनके ऊपर एडजस्ट हो जाएंगी फिजिक्स में, बहुत से एग्जाम्पल यहीं पर सीमित रह जाएंगे। चले भैया, चलो आज के लिए इतना ही होगा, सभी को जय माता दी, ठीक है भाई, कर देना सर।